नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 54 साल बाद 7 मई को फिर देश में होने जा रही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। यूपी के डीजीपी ने दिए ये निर्देश। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीयूईटी यूजी स्थगित होने की संभावना, नई तारीखों की घोषणा जल्द होगी। खबर में आगे जिक्र होगा कि भोपाल में अधूरे पड़े पीएम आवास योजना के प्रोजेक्ट, हितग्राहियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आगे जिक्र होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के तेजस्वी यादव, कहा निकम्मी आवारा सरकार। आगे आपको बताएंगे कि बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। पटना में बैठक के बाद मुकेश सहनी का बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक 54 साल बाद 7 मई को फिर देश में होने जा रही सिविल डिफेंस मॉक, और इसी के साथ यूपी के डीजीपी ने दिए हैं बड़े निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध के दौरान 54 साल पहले सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिगड़े हालातों के बीच एक बार फिर 7 मई को देश में ऐसा अभ्यास किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी, और गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग होंगे। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज भी हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मॉक ड्रिल वाले जिलों की लिस्ट जारी की, और इनमें राज्यवार संवेदनशीलता के आधार पर जिलों को बांटा गया है। देश के 25 राज्यों के कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को कैटेगरी 1 से 3 के बीच रखा गया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश के कुल 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीयूईटी यूजी स्थगित होने की संभावना, नई तारीखों की जल्द होगी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि सीयूईटी स्नातक यूजी की 8 मई को होने वाली परीक्षा को स्थगित होने की संभावना है। नई तारीखों के आधिकारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। परीक्षा बृहस्पतिवार को शुरू होने वाली थी, लेकिन एजेंसी ने अब तक विषयवार डेट शीट की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आयोजित करने का कार्य अभी पूरा किया है, जो पिछले साल जांच के दायरे में थी और परीक्षा की शुचिता को लेकर सवाल उठे थे। एक सूत्र ने कहा कि परीक्षा स्थगित होने की संभावना है और नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भोपाल में अधूरे पड़े पीएम आवास योजना के प्रोजेक्ट, हितग्राहियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भोपाल के गंगानगर 12 नंबर और बाग मुगालिया जैसे क्षेत्र में चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट अब तक अधूरे हैं। मार्च 2025 तक फ्लैट्स का पोजीशन दिया जाना था, लेकिन अब तक लोगों को उनके मकान नहीं सौंपे गए हैं, और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। वहीं मंगलवार को बड़ी संख्या में हितग्राही रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मेन गेट के सामने सड़क पर बैठकर विरोध जताया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम ने दिसंबर 2025 तक सभी को मकान देने का वादा किया है, लेकिन ज़मीनी हालात देखकर ये मुमकिन नहीं लगता है। कई इमारतों के स्ट्रक्चर तक नहीं बन पाए हैं, और हम अपना अधिकार मांगते हैं कि नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी अधिकारियों से मिले और मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द उनके घर सौंपे जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के तेजस्वी यादव, कहा निकम्मी आवारा सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजधानी पटना में बीपीएससी टीआरई अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। अभ्यर्थियों की ओर से सीएम आवास को घेरने की योजना थी। जमकर बीपीएससी टीआरई के सभी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन वो कर रहे थे, लेकिन तभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया, उन्हें दौड़ा कर पीटा। बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाने की मांग अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है, लेकिन पुलिस ने लाठियां चटका दी। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है, और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक वीडियो लाठीचार्ज का शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। यह निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है, तथा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब
मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, पटना में बैठक के बाद मुकेश साहनी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने महागठबंधन के घटक दलों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बैठक में जिला अध्यक्ष, प्रभारी सभी लोग शामिल हुए। इसी के साथ बैठक में ये साफ निर्णय लिया गया कि जिस तरह हमारा गठबंधन पटना में दिख रहा है, उसी तरह गठबंधन जिला, प्रखंड और पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक दिखे। बैठक में सभी लोगों में आपसी समन्वय बनाकर लोगों की समस्या को लेकर गांव-गांव तक जाकर सरकार की पोल खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के निर्णय महागठबंधन और पुराने नेताओं की बड़ी जीत है। हमारे पुराने नेताओं ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। भाजपा विपक्ष से डर कर ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है और इसे लेकर भी कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर जश्न मनाने का निर्णय लिया गया है। और उन्होंने कहा कि ये पहली जीत है, प्रधानमंत्री को 303 से 240 पर ला दिए, उसी का ये परिणाम है। उन्होंने लोगों से कहा कि महागठबंधन के साथ आप आएँ, आगे भी हमारी जीत तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नारी वंदना का ढोंग रचने वाली भाजपाइयों की सोच, महिला विरोधी, नारियां ही उतारेंगी बीजेपी का मुखौटा, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले ही बीजेपी के पूर्व रूप का चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा नहीं था कि वो सामने आकर मुंह दिखा सके, क्योंकि वो ऐसे काम, वारदात और साजिश षड्यंत्र करते थे जो देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिकता के पैमाने पर नकारात्मक और अपराधात्मक माने जाते थे। इसलिए इनकी गतिविधियां हमेशा भूमिगत रहकर मुखबिरी के रूप में ही दबे छिपे चलती रही। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा कि बीजेपी ने कई बार रूप बदला जिससे ये पहचानने ना जा सकें, और यही परंपरा आज भी जारी है। अब इसके समर्थक पीठ पीछे से कई अनाम नाम रखकर अपनी भूमिगत नकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनका विरोध करते हैं, जो इनकी सत्ता के लिए खतरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में कुर्मी वोट बैंक साधने की तैयारी में कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 मई को आएंगे पटना। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में कांग्रेस ने कुर्मी वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल 19 मई को पटना पहुंचेंगे। उनका यह दौरा पूरी तरह से कुर्मी समाज को साधने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के मकसद से जुड़ा बताया जा रहा है। भूपेश बघेल सबसे पहले पटेल छात्रावास में छात्रों से मुलाकात करेंगे और उसके साथ वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि वह युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की नीतियों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बघेल पटना में कुर्मी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे, जहां वो राहुल गांधी के विचार, योजनाएं और कांग्रेस की रणनीति को समाज के बीच रखेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये बैठक आगामी चुनावों के लिए कुर्मी वोट बैंक को कांग्रेस के पाले में लाने की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति, रोहिणी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज। जी हाँ दोस्तों, देश में संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में 7 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है और युद्ध के समय कैसे खुद को बचाया जाए, इसके लिए छात्रों और नागरिकों को ट्रेनिंग देने को कहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब सियासत शुरू हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति, ड्रामे करवाने से ज़्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 130 से 135 सीटें जीतेगी पार्टी, प्रदेश में करेगी कमाल, बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दावा। जी हाँ दोस्तों, जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बक्सर के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने जन सुराज को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार तक से बात करने के दौरान आनंद मिश्रा ने कहा कि बिहार के सभी 243 सीटों पर इस बार हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर का मानना है कि पार्टी 130 से 135 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस बार जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में कमाल दिखाने वाली है। ऐसे में हम अकेले ही पूरे बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पहुंचे करनाल, पहलगाम में मारे गए विनय नरवाल के परिजनों से की मुलाकात। जी दोस्तों, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर और लक्षित गोलीबारी की, जिसे भारत की एकता और पर्यटन पर हमला माना जा रहा है। और हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द करना और पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने जैसा आदेश शामिल है। अब राहुल गांधी पहलगाम में मारे गए विनय नारवाल के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका, आरजेडी में शामिल हुए एक और बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, कोसी स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी रहे संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसके बाद संजय चौहान के समर्थकों ने आरजेडी के प्रति अपना विश्वास जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके आरजेडी में शामिल होने से पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा। मौके पर आरजेडी के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री बीमा भारती, आलोक मेहता, रणविजय साहू समेत कई सारे अन्य मौजूद थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजय ने बताया कि वो पिछले 25 साल से शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। समाज सेवा करना उनके स्वभाव में ही है। संजय चौहान ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे पार्टी द्वारा जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसका पूरे तन मन धन से निर्वहन करूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी हियरिंग। सीजेआई गवई की बेंच करेगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए कहा कि इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी है। सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अगले सीजेआई बीआर गवई इस मामले में सुनवाई करेंगे। जस्टिस बीआर गवई 14 मई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे और अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा था और याचिकाकर्ता को भी इस पर जवाब पर रीजॉइंटर दाखिल करने के लिए समय दिया था। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में वक्फ बाय यूज़र को सही बताया गया। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए 1332 पेज के हलफनामे में पुराने वक्फ कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र सहित वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल 1923 में ही अनिवार्य है। और सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आस्था और पूजा के मामले को अछूता छोड़ता है और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति जनगणना पर प्रियंका गांधी का सवाल, क्या सरकार मानेगी विपक्ष की बात? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आगामी जनसभा में जाति जनगणना को शामिल करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया और प्रश्नावली बनाने की प्रक्रिया में विपक्ष की भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है। वायनाड में ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है, बशर्ते उसे उचित तरीके से किया जाए। विपक्ष के रूप में हम इस बात में शामिल होना चाहेंगे कि प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ सुझाव दिए जाएंगे और उम्मीद है कि वो उन्हें स्वीकार करेंगे। इस बीच गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वायनाड वन्यजीव प्रभाग कार्यालय का दौरा किया और लोगों के लिए एक एम्बुलेंस सौंपी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट UG 2025 में गड़बड़ी का आरोप, बिहार का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पिछले वर्ष हुए नीट परीक्षा में धांधली की जांच अभी बुझी भी नहीं है कि इस बार भी इसकी आग सुलगती हुई दिखाई पड़ रही है। पिछले बार भी बिहार का ही संजीव मुखिया मास्टरमाइंड निकला था, इस बार भी बिहार पर दाग लगा है। दरअसल ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर से एक इंटरस्टेट गैंग के 4 सदस्यों को दबोचा है। इन पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट के अभ्यर्थियों से पैसा लेने का आरोप है। जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक बिहार का अरविंद कुमार भी शामिल है। अरविंद कुमार मुख्य रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है और ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार पर कब तक पेपर लीक का धब्बा लगता रहेगा। अरविंद के अलावा पुलिस ने झारखंड के प्रियदर्शी कुमार के साथ साथ उड़ीसा के सुनील सामंतराया और रुद्र नारायण बेहरा को भी गिरफ्तार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, बीजेपी नेता ने दायर किया था वाद, याचिकाकर्ता को मिली बड़ी छूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने केंद्र सरकार को यह स्पष्ट किया है कि वो
मामले के निपटारे के लिए कोई समय सीमा नहीं दे पा रही है, इसीलिए इस पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। और इसके साथ ही याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर को अन्य वैकल्पिक कानूनों का सहारा लेने की बात कही। इस फैसले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पहले 10 दिन के भीतर ये स्पष्टीकरण मांगा था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या ब्रिटिश, लेकिन अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई को रोकते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में एडिशनल सोलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की थी और इस पर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला राष्ट्रहित का है और ऐसे मामले में देरी नहीं चलेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर पेश कीजिए और इस दौरान राहुल गांधी की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं किया गया। कर्नाटक के रहने वाले भाजपा नेता विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर यह दावा किया था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेएमएम कार्यकारिणी समिति की घोषणा, 8 उपाध्यक्ष बनाए गए। कल्पना सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, विनोद पांडे का भी कद बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पार्टी की ओर से नई केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी गई है। शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक हैं और केंद्रीय अधिवेशन में हेमंत सोरेन को पार्टी की कमान सौंपी गई है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है और नई कार्यकारिणी में नरेंद्र सोरेन, स्टीफन मरांडी, रूपी सोरेन समेत 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी ने हमारे फैसले को डस्टबिन में फेंका। पटना में कांग्रेस ने उदाहरण देते हुए भाजपा पर लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, देश में जाति जनगणना की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद इसे लेकर राजनीति लगातार जारी है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना की घोषणा तो की, लेकिन इसके शुरू होने और पूरी होने के विषय में नहीं बताया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर शक होता है, क्योंकि जाति जनगणना का विरोध भाजपा के डीएनए में है। ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कही। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, कांग्रेस के प्रभारी सचिव सुशील पासी समेत कई सारे उपस्थित थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जाति गणना को लेकर कुछ साफ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने जो जाति जनगणना कराई है उसे नरेंद्र मोदी ने डस्टबिन में फेंक दिया और इस बात से ये लगता है कि ये भी चुनावी शिगुफा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका देने की तैयारी में पूर्व विधायक 31 साल बाद कांग्रेस में करेंगे वापसी। जी हाँ दोस्तों, चंडी के पूर्व विधायक अनिल सिंह भाजपा छोड़कर 31 वर्षों बाद कांग्रेस में वापसी करेंगे। वो बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि वो नवंबर 1994 में कांग्रेस छोड़े थे और 1995 में समता पार्टी से जुड़े थे। वो समता पार्टी से विधायक चुने गए थे और इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भी विधायक चुने गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग में बदलाव, जारी की गई 53 प्रवक्ताओं की नई लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उन्होंने 53 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है जो आगामी समय में पार्टी की मीडिया रणनीतियों और संवादों को संभालेगा। इस आदेश का जारी करना पार्टी के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की छवि को और अधिक मजबूती दी जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग ने इन नए प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने का आदेश महामंत्री संगठन डॉक्टर संजय कामले के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। पत्र प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम पर जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक को भी भेजी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, आतंकवाद खत्म करने और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश को एकजुट होना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा और शोक का माहौल है। ऐसे समय में कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को अब आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुनियोजित और निर्णायक रणनीति अपनानी होगी और पाकिस्तान को इस तरह की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो। ये केवल एक सरकार या पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाए। पायलट ने पाकिस्तान पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहेगा तब तक भारत को सख्त रुख अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीनी कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को यह साफ संदेश मिल सके कि भारत अब कोई भी समझौता नहीं करेगा। इस मुद्दे पर
सचिन पायलट ने सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए। हम सभी को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा और इससे देश और सेना को मनोबल बढ़ेगा और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ से किसको फायदा किसको नुकसान, लालू नीतीश में किसके साथ मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब से वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हुआ है और कानून बना, तब से इसको लेकर अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम नेताओं में उबाल है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा सियासत भी खूब हो रही है और ये मसला यहाँ इसलिए भी जोरदार तरीके से उठ रहा है क्योंकि सूबे में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है और ऐसे में दो समाजवादी नेता जिनके लिए सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उनका भी इम्तिहान होना है। बात आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है।